बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हरमीत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जरा देखते हैं हरमीत आज कितना खिला खिला हुआ है, और फिर उसके बाद अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जी हरमीत, हेलो, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों सुनाए, आप दोनों मुझसे ज्यादा खिले खिले सर। अच्छा, गुड गुड, आप हमें बहुत खिले खिले लग रहे हो, आप भी, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में चलते हैं रोमा की तरफ, जरा शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी खिली खिली खबरें हैं। आज कौन सी खिली खिली खबरें हैं। वैसे खिली खिली खबर में एक सबसे पहले दो चीजें तो जो है जिनके बारे में हम आज काफी तफसील से गुफ्तगू भी करेंगे। एक तो नूरुल हक कादरी साहब की जो लेटर है प्राइम मिनिस्टर को कि 8 मार्च को औरत मार्च पे पाबंदी लगा दी जाए और उस दिन को हिजाब डे के तौर पे मनाया जाए। हमने तफसील से इसके ऊपर बात करनी है। फिर कल सेनेट में शिकस्त, ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त, तो दोबारा सह बारह, बल्कि बार बार हो रही है। अब ये नहीं होगा रऊफ साहब के वज़ीर आज़म कहेंगे नहीं थोड़ा सा गुजारा ही कर लो, रात आधी रात ही ज्यादा कर लो। अब सीधा जो मामला है ना ओगरा ही करेगी, जो तायन होगा। बिल्कुल, इसके बारे में बात करते हैं अभी। हाँ, तो थोड़ी बहुत उम्मीद होती थी कि वज़ीर आज़म के दिल में कुछ रहम आ जाए, शायद कम कर, लेकिन अब रहम का मामला भी खत्म हो गया सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। हम डेली डोज के साथ आगाज करेंगे। डेली डोज से पहले इसलिए थोड़ा सा एडिटोरियल आज का डिस्कस करेंगे, जिसके बाद यही स्टेटमेंट नूरुल हक कादरी साहब की, और उसके अलावा उन्होंने जो इमरान खान साहब को खत लिखा है। बेसिकली ये खत लिखा गया 9 फरवरी को। और अब देखते हैं, औरत मार्च पर पाबंदी लगाई जाए, उन्होंने ये मुतालबा किया है। क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है? बिकॉज अगर हम देखें, ठीक है, जो उन्होंने एक चीज पेश की है कि उनके नारे बहुत ज्यादा अजीब व गरीब किस्म के होते हैं, बट इसके साथ साथ जिन औरतों के हुकूक की उन्होंने बात की, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो औरत मार्च सिंध में हुआ था, कराची में हुआ था, उसका जो मैनिफेस्टो था उसके भी यही निकात थे। बट एनीवेज उसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी बॉटनी के स्टूडेंट्स ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और आलूदा पानी को किस तरह से साफ किया जाए इसके लिए इन्होंने एक तरीका मुतारिफ करवाया है। तरीका है क्या, ये भी हम आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ शहर कायद का रुख करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो दिन ब दिन जराइम की जो वारदातें हैं और क्राइम की शरह जो है वो बढ़ने लगी है। इसके क्या रीजंस हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जानी चाहिए सिंध हुकूमत की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ अफगानिस्तान का संगीन इंसानी बहरान और अफगान मुहाजिरीन की मुमकिना आमद का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग इतने ज्यादा अफगानियों को बैर कर रहा है पाकिस्तान, और कई सालों से कर रहा है। बहरहाल अभी की सिचुएशन आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ PSL के मैचेस को देखेंगे। अभी हम एडिटोरियल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो अगर हम देखें तो ऑपोजिशन को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है सेनेट में, और बेहतर अक्सरियत होने के बावजूद गुज़श्ता रोज अगर हम देखें तो हुकूमत ने बड़े अहम बिल मंजूर करवा लिए। अगर वोटिंग देखी जाए तो वोट हुकूमत के पास भी 29 थे और ऑपोजिशन के भी 29 थे, बट वो जो एक वोट था जो कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से था वो उन्होंने हुकूमत को दे दिया, जिसके बाद जो गेम थी वो पलट गई और हुकूमत बड़े अहम बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ जैसे हुकूमत ने शिकस्त दी है। और दोबारा ये हुआ कि दिलावर खान ग्रुप ने अपने वोट, सारे 6 वोट उनके हैं, वो सारे के सारे हुकूमत को दे दिए, और अपोजिशन फिर तिलमिला रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ओगरा के मुतालिक ये बिल थे, जैसे हरमीत अभी बात कर रहा था, मैं हरमीत से डिटेल भी इसके आपके बारे में बताएंगे। ये है कि ओगरा को अब खुद मुख्तार बना दिया गया है। पहले ये होता था कि ओगरा, जब कोई 3 बिल थे ओगरा के हवाले से, ओगरा जब प्राइसेस बढ़ाता था तो वो प्राइम मिनिस्टर को समरी भिजवाई जाती थी, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर मंजूरी देते थे। वैसे पिछले कुछ दिनों में रुमा हमने ये देखा है कि ओगरा ने अगर कहा 10 रुपये प्राइस बढ़ा दी जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने 12 रुपए बढ़ा दी, थोड़ा सा उसमें इजाफा ही किया है। नहीं, पहले मुस्तरद करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उससे ज्यादा का इजाफा करते हैं। तो बहरहाल हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत के पास शायद थोड़ी सी डिटेल ज्यादा हैं ओगरा के हवाले से। ओगरा अब खुद मुख्तार होगा, अपनी मर्जी से जब चाहेगा प्राइसेस इंक्रीज कर देगा, रेट बढ़ा देगा। ये भी IMF की डिमांड थी। हम देखें तो IMF की ये शर्त थी और डिमांड भी थी कि ओगरा जो है वो खुद मुख्तार होगा, और जिस तरह समरी भिजवा दी जाती थी और
वज़ीर आज़म की जानिब से हाँ या ना का इंतजार किया जाता था, अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम बात अपोजिशन के हवाले से, जब भी ऐसे बिल आते हैं तो वहां पे कोई ना कोई अपोजिशन के लोग जो है या तो गायब नजर आते हैं या तो कहीं ना कहीं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और एक चीज जो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि अपोजिशन भी नहीं चाह रही है, क्योंकि कल यही बिल जो है उन्होंने, अगर उनकी हुकूमत आती है तो ये दर्द सर जो है ये उनको उठाना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि वो यहाँ पे कोई खामोशी इख्तियार कर लेती है। और कल भी उन्होंने जो है मामलात जिस तरह तय हुए और जिस तरीके से जो वोटिंग हुई और वहां पे फिर दोबारा अपोजिशन को शिकस्त हुई, तो इससे भी वाज़ेह हो रहा है कि अपोजिशन भी चाह रही कि किस न किस तरीके से ये जो IMF के बिल्स हैं वगैरह हैं तो ये हुकूमत पर ही डाले जाएं। और हुकूमत अगर बिल पास कराती है, क्योंकि सुबह कल अगर हमारी हुकूमत आती है हम करेंगे तो एक तो आवाम का दबाव पड़ेगा, ऊपर से जो अपोजिशन होगी उसका अलग से दबाव होगा। तो ये जो सिलसिला है कल हमने पूरा देखा और उसमें फिर एक बार फिर जो है अपोजिशन को सुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें माजी में भी हमने देखा है कि जब भी मामलात ऐसे बिल्स आए तो उसमें भी हुकूमत को कामयाबी मिली है। ठीक है, 29 वोट थे दोनों साइड के, जैसे रोमा ने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। गवर्नमेंट के भी 29 वोट थे, ऑपोजिशन के भी 29 वोट थे, बाकी लोग कुछ गैर हाजिर थे थोड़े से। तो उसके मामले में फिर ये हुआ जब बराबर हो गए वोट तो फिर गवर्नमेंट को एक वोट चाहिए था अपने अपने इसको बिल को पेश करने के लिए। सबसे पहले तो पेश किया जाता है, जिस वक्त वो पेश करने के लिए किया गया तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट गवर्नमेंट के हक में दिया, वो 30 हो गए। उस बुनियाद के ऊपर वो बिल पेश हुए। जिस वक्त बिल पेश हुए तो उस वक्त जो अपोजिशन है वो बाहर जा चुकी थी, एक अलामती हड़ताल करके या जो भी उसको कहना चाहिए, बिल्कुल हाँ, तो वो बाहर जा चुकी थी। उतने में बिल पास हो गया। जी हमीद, क्या कह रहे हो? हाँ, जो हम रिवायती है उनका जो स्ट्राइक है, उनका जो एहतजाज होता है रिवायती तौर पर, हम देखते रहते हैं कि हमेशा वो या पार्लियामेंट छोड़ के चले आते हैं। तो कल भी उन्होंने वैसे ही किया कि उनको पता चला कि अब तो मामला हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने एहतजाज करके अलामती तौर पर बाहर निकल के सेनेट से। लेकिन ये चीजें जो है आगे आने वाले IMF के हवाले से कई सारी चीजें जो आएंगी भी रऊफ साहब और रोमा, तो ये याद रखिएगा कि वो बिल भी बड़े आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं मुशावरत जरूर अपोजिशन के दरमियान जो है होती रहती है और वो भी यही चाहते हैं कि मामला जो है ये जो है वो जल्द से जल्द तय हो जाए, क्योंकि कल अगर उनकी हुकूमत आती है तो बहुत सारे मामला स्मूथली जाएंगे। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा, इसी के साथ हमने एक और टॉपिक आज थोड़ा सा डिस्कस करना है। क्विक कमेंट्स अपने ऐड करेंगे, फिर हम डेली डोज की तरफ जाएंगे। गालम गलोच का कल्चर हम पाकिस्तानी सियासत में बहुत अरसे से देख रहे हैं, बट अब ये कल्चर जो है इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, स्पेशली अगर हम ट्विटर की बात करें तो वहां पर इसको बहुत ज्यादा फरोग मिल रहा है और आम लोग तो इसमें पेश होते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने आगे जो अपने कारकुन रखे होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। नॉर्मली ये पेड ट्रेंड्स होते हैं, बट इसमें अगर हम देखें तो हमारी सियासी जमातों की लीडरशिप, वज़रा, वो भी पेश हैं। और इस पे अपनी ओपिनियन ये कि ऑब्वियसली आप किसी से जाती किसी की राय से इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, बट जातियात पर हमले और इस किस्म की चीजें, गालम गलोच पर उतरना, ये तो अच्छी कौमों का तो हरगिज शेवा नहीं होती। हालिया जो इजाफा हुआ उसमें ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की बीवी के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई है या जो ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स हैं, वो बड़े अखलाक से घिरे हुए हैं। और अपोजिशन भी उसको इस तरह से डिफेंड कर रही है। वो कह रही है कि जिस तरह से कुलसूम नवाज के बारे में ट्वीट्स आती थी जिस वक्त वो बीमार थी, या मरियम नवाज के बारे में है, या नून लीग की क़यादत के बारे में है, या पीपल्स पार्टी कह रही है हमारी क़यादत के बारे में। उसमें बल्कि ये भी हुआ कि यहाँ तक कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा बात करते हुए बिलावल साहिबा कह दिया था। तो कल एक प्रोग्राम में जो हुकूमत के अहदेदार हैं वो ये कह रहे थे कि वो स्लिप ऑफ टंग थी। मेरा भी अपना ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का शायद मकसद ये नहीं होगा, उनका मनसब नहीं है इस तरह की बात करने का। लेकिन हकीकत यही है कि इतने ज़्यादा वो गाली गलोच ब्रिगेड सामने आ गए हैं और अखलाक से गिरी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इस मामले में देखा जाए कसूरवार कौन है, तो कसूरवार मेरे हवाले से बहुत पहले से दोनों तरह की क़यादतें हैं। मुझे याद है मसवात अखबार होता था पीपल्स पार्टी का, और 70s की ये बात है जिस वक्त पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी हुई थी। तो मौलाना मौदूदी के मसवात में एक कार्टून ऐसे कि डांसर लड़कियां और उनके ऊपर मौलाना मौदूदी का सर लगा के तो इस तरह की हरकतें की जाती थी जो बहुत ही अखलाक से
गिरी हुई थी, ये फ्रंट पेज के ऊपर बिल्कुल। छपा और हुआ है। हमारे इदारे चले हुकूमती वुज़रा और हुकूमती लोग या अपोजिशन से भी अगर देख लें या दूसरी सियासी जमातों को भी देख लें, अगर वो ये तमाम काम कर रहे हैं, कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए और इन चीज़ों को मेरे ख्याल में मजीद प्रमोट नहीं होना चाहिए। खैर इस पर इसके बाद जरा हमारे पास अभी वक्त मुख्तसर है, सो हम डेली डोज की तरफ आते हैं। डेली डोज में सबसे पहली हमारे पास स्टोरी आज इस हवाले से है कि हमने देखा गुज़श्ता रोज बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दावत पर अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तकारीब भी अटेंड की, जो पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो कैंपेन्स चलती हैं और पोलियो के खात्मे के लिए जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं उनका जायजा लिया। मुख्तलिफ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अमराज पर काबू पाने के लिए जब अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन ट्रिब्यूट पेश किया गया। सो जो प्रेसिडेंट हाउस में गुज़श्ता रोज तकरीब हुई, उसमें बिल गेट्स को हलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। बिल गेट्स की जो शख्सियत है वो अपनी साबका बीवी मेलिंडा गेट्स के साथ उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है तमाम दुनिया में, खास तौर पे पोलियो के खात्मे के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो पाकिस्तान हाल ही में उन मुल्कों में शामिल हुआ है जहाँ पे ज़ीरो पोलियो है, अब कोई पोलियो का केस नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान की इंतज़ामिया को। ये आप देख रहे हैं हिलाले पाकिस्तान का उनको अवार्ड दिया जा रहा है प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें वज़रा और जो एडवाइज़र्स हैं उनकी काफ़ी तादाद ने शिरकत की। बिल गेट्स का ये दौरा जो है ये एक दिन का दौरा था सिर्फ, और ये पहला दौरा था उनका, इससे पहले नहीं आया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार कभी पहले कभी दूसरे नंबर पे होता है। बहरहाल जेफ बेजोस इस वक्त मेरे ख्याल में नंबर 1 पे हैं और ये बिल गेट्स दूसरे नंबर पे हैं। बहुत ही इंसानी हमदर्दी रखने वाले आदमी हैं और इस हवाले से उनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है लोगों को, इस हवाले से मेडिकल के हवाले से, साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से वो मदद को पहुँचे। बिल्कुल ठीक जी हरमीत, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल रोज साहब ने दुरुस्त फरमाया। अगर हम देखें बहुत सारे एनजीओज उनके मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं और ख़ासकर भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया। पाकिस्तान के हवाले से भी कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी बातचीत बहुत सारे हवाले से वज़ीर इमरान खान साहब ने भी उनको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ब्रीफ भी किया, बताया भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। लेकिन ये दौरा अहम था, एक रोज़ का दौरा था और पहला दौरा था। तो हमने ये देखा कि पोलियो का जो मसाइल थे और पोलियो के खात्मे के लिए जो बिल गेट्स की जो एनजीओ काम कर रही है उसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़े इश्यूज थे, बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब ये जो मामलात है वो भी जीरो पर चले गए और पोलियो का जो खात्मा है ये मुल्क भी उन ममालिक में शामिल हो गया कि जहाँ पे पोलियो अब ना होने के बराबर है। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। इसी के साथ अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। हरमीत से जरा पूछे ना, हरमीत जितना पेट्रोल महंगा हो गया, क्या ख्याल है सफर के लिए किस व्हीकल का या किस चीज का इस्तेमाल किया जाए कि हम जरा बचत कर सकें? हालात बहुत मुश्किल हो रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप या तो वो पुराने तांगे मुझे जो याद है जिससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता था, और या जो साइकिल है कम से कम इंसान की सेहत भी बरकरार होगी, पेट्रोल की बचत भी होगी। तो ये दो चीजें अब दोबारा इस पर आना होगा, क्योंकि अब पेट्रोल गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई आप पेट्रोल जब जाते हैं तो आप हैरान होते हैं जब आप पूछते हैं प्राइस का, और दिन ब दिन ये प्राइस जो बढ़ती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि हम जब जाते हैं लोगों से पूछते हैं, लोग जब बात करते हैं तो वही कहते हैं कि आप मीडिया पे बात करो, तो हम तो यही कहते हैं कि हम तो थक गए बात करते करते, लेकिन वो वही बात के बात आगे तक पहुंच नहीं पा रही है, बात वो सुनने को तैयार कोई नहीं है, और पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन महंगा हो रहा है। तो अब यही मशवरा है कि भाई दोबारा तांगा होगा या साइकिल होगी, बिल्कुल तांगे का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो वज़ीर आज़म चाहते हैं। बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब से इजाफा हुआ है, आप भी फॉलो कर रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ, हरमीत भी, और हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे। मुख्तलिफ किस्म के तबसरे इस वक्त हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं, लोग जो है वो नित नए तरीकों के साथ दूसरे लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि इस तरीके से अब आप ट्रेवल करें। सो ऐसी ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है जो कि कराची की, और वहां पर एक शहरी घोड़े पर सवार होकर ट्रैफिक के दरमियान आ गया। उन्होंने ये एक सिंबॉलिक एहतजाज कह लें या जो भी इसको कह लें, बट इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अब हम बचत कर सकते हैं पैसों की, बट घोड़े भी तो आजकल इतने महंगे हैं ना, उनकी खुराक उनका फिर इनको रखने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। मैं याद है ये काफी अर्सा पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर अमीन हफीज ने पैकेज बना के एक चलाया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पे वो रिक्शे के आगे गधा बांधा हुआ है और वो गधा जो है वो रिक्शा लेके चल रहा है चिंथी रिक्शा के आगे।
तो उन्होंने बताया था उससे भी पेट्रोल, तो मुसलसल पेट्रोल तो महंगा होता चला जा रहा है। मुझे याद है रोहमा, मैं जाता था ना तो 5,000 का नोट देता था और उसमें ये होता था कि गाड़ी का टैंक फुल हो जाता था, फिर भी कोई पैसे बच जाते थे। अब ये है कि 5,000 में भी गाड़ी का टैंक फुल नहीं हो रहा और ऊपर पैसे भी देने ऊपर पैसे और ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं। और कल फिर इसके ऊपर जुल्म ये हुआ है कि हमने पहले भी जिक्र किया था इसका कि आटा और जो घी है, खुर्दनी ऑयल, इसके मालकान ने भी कहा कि हम प्राइस बढ़ाएंगे, जो कि बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, लिहाजा हमें कीमत बढ़ानी है। अब वो कितनी बढ़ती है, जो खुर्दनी तेल है उसके बारे में तो यहाँ तक आ रहा है अभी तो 3-4 रुपए बढ़ी है, लेकिन वो कह रहे हैं 20 रुपए तक इसकी कीमत बढ़ सकती है, जो बहुत ज्यादा इजाफा होगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास PSL 7 के जिस तरह से मैचेस जारी हैं, लाहौर में दूसरा फेज स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में बहुत से लोग जो अभी स्टेडियम गए हैं मैच देखने, उनको तो इस चीज का पता होगा, बट जो लोग अभी नहीं गए हैं, जिनको नहीं पता, वहां पर ट्रैफिक वार्डन्स ने आपके लिए या अपने क्रिकेट खेलने के लिए या माहौल अच्छा करने के लिए एक पिच सजाई हुई है। और अच्छा, यहाँ पर अब मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। कहीं पर आपको शायकीन का इस्तकबाल करने के लिए स्टॉल्स मिलेंगे जहां पर फूल उनको पेश किए जाते हैं, कहीं पर खाना वगैरह भी होता है, चाय शाय के भी स्टॉल्स हैं, बाय द वे वो आपको पैसों से लेने पड़ेंगे। बट इसी के साथ साथ वहां पर ही एक पिच सजा ली गई है जिस पर ट्रैफिक वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खुद भी आते हैं, खवातीन भी आती हैं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलती हैं, इवन जो स्पेक्टेटर्स मैच देखने के लिए आ रहे हैं वो भी क्रिकेट खेल सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही भी साथ साथ फराहम की जाए और एक अच्छा माहौल आउटसाइड द स्टेडियम वो भी फराहम किया जाए। मजे की चीज। मैंने देखा, जो मैं कल गुजरा था वहां से, तो छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। बड़े यहाँ पे तो हमारे पास वीडियो में विजुअल में बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे और वो जाके खेल रहे थे उनके साथ क्रिकेट। तो अच्छा इकदाम है, जरा एक रौनक भी लगी हुई है थोड़ी सी। बिल्कुल, ये कराफी स्टेडियम के करीब ही लिबर्टी मार्केट के दरमियान यहाँ पे उन्होंने पिच सजाई हुई है। अच्छा, बड़ी रौनक है। मैं खुद थोड़े दिन पहले गई। अच्छा, पिच तो नहीं मेरी नजर से गुजरी, ना मैंने इतना गौर किया, बट वहां पर जो एनवायरनमेंट है, अब जब टीम्स आती हैं या जब जिस वक्त स्पेक्टेटर स्टेडियम में उन्होंने एंटर होना होता है उस टाइम तो बहुत रश होता है, लेकिन उसके बाद लाइक जब मैच स्टार्ट हो जाता है और लोग सारे अंदर चले जाते हैं, वो जब आपका वहां से तब आप गुजरे ना, तो वो इतना जबरदस्त हरमीत लिबर्टी राउंड अबाउट और वो थ्रू आउट माहौल है और जितनी लाइटनिंग और जितनी चीजें हैं वो इतना मजेदार किस्म की है कि वो देखने के काबिल है। हाँ जी जी जी। वैसे भी अगर हम देखें तो बड़ा प्यारा बना है ये एरिया, और उसके साथ साथ अगर अब जो ट्रैफिक की जो चीजें आप बता रही हो, दिखा रही हैं विजुअल में जो हमने देखा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो यूनिफॉर्म वाले हैं, यानी जो पुलिस एहलकार है या वार्डन है, कम से कम अपने जो चीजें हैं, जिसके जो हिदायत हैं, जिसके हवाले से आगाही एक मुहिम है वो भी चली जा रही है, और जो एक राब्ता है अवाम और पुलिस के दरमियान वो भी मजबूत होता चला जा रहा है। तो एक अच्छा जेस्चर है मेरे ख्याल में, और साथ साथ में लोग इसको भी इंजॉय करेंगे, और अंदर जो PSL के मैचेस हो रहे हैं तो वही लोग जो अंदर जा रहे हैं वो इसको भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास डेली न्यूज की लास्ट स्टोरी डॉक्टर कशमाला का यहाँ पर जिक्र करेंगे। डॉक्टर कशमाला अमजद मुल्क की पहली खातून सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बन चुकी हैं। अच्छा, इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो KPK से इनका ताल्लुक है और पेशावर से ताल्लुक रखती हैं, और इन्होंने अपनी सर्जिकल की जितनी भी जनरल सर्जरी की तालीम थी वो इन्होंने मुकम्मल की आगा खान यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में दूसरी फेलोशिप का इम्तिहान पास किया, और अब मुल्क की पहली खातून सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर बनने का एजाज भी कशमाला ने अपने नाम कर लिया। तो ये खुराक की नाली, लबलबा, पित्ता, जिगर, गुर्दे के कैंसर के मरीज जो लोग हैं उनका इलाज कर रही हैं बड़ी कामयाबी से, बहुत ही नाम कमाएंगी आगे जाके, जिस तरह से इन्होंने मतलब अपने एजाजात अपने नाम किए हैं और जिस तरीके से इलाज कर रही हैं। शौकत खानम के साथ वाबस्ता है मेरे ख्याल में ये, और पेशावर में, और वहाँ पे ये इलाज कर रही हैं। तो बिल्कुल ठीक। पेशावर से जल्दी से जिक्र कर ले, मैं हमें BRT का भी जी आप कर BRT जो है उसको एजाज मिला है ये कि उसको दुनिया में जो 11
बेहतरीन मुल्क हैं जहाँ पे BRT सर्विस चलाई जा रही है उसमें शामिल कर लिया गया, तो उनको मुबारक हो बहुत ज़्यादा। मतलब ये इस तरह से ये एजाज़ उन्होंने अपना नाम किया। कहाँ BRT के बारे में ये था कि वो देख लें फिर हरमीत कह रहे हैं यहाँ पर भी KP के आगे चला गया। बहुत सारी चीजें जो है हमने इसके हवाले से जो नेगेटिव खबरें थी वो भी बड़ी जुबान इज़्ज़त-ए-आम हुई, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि चलो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर गए जहाँ पे दुनिया में ने भी इसको सराहा, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी KP के आगे चला गया भाई। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ ही हम यहाँ पर अब डेली डोज को फुल स्टॉप लगाएंगे और हम जाएंगे शॉर्ट ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद बहुत से मौजूद आपके साथ शेयर करने हैं। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स 8 मार्च को एज वी ऑल नो ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन औरत मार्च भी मनाया जाता है और इसी सिलसिले में लाइक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये 8 मार्च को औरत मार्च सेलिब्रेट किया जाता है। तैयारियां इनफैक्ट अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम कल देखें सोशल मीडिया पर भी बहुत सी इस मामले पर बहस चली रही कि वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब ने इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने मुतालबा ये किया है कि औरत मार्च पर पाबंदी लगाई जाए और इस दिन को आलमी यौम हिजाब के तौर पर सेलिब्रेट किया जाए। ये भी सजेशन दी गई है। अच्छा, कुछ उन्होंने बातें कहीं जिससे मैं इत्तेफाक करती हूँ और आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे कि उनका ये कहना था कि जैसे जबरी निकाह, औरतों की तालीम, हरासमेंट के जो मामलात हो जाते हैं वर्क प्लेस पर, ऑफिस पर, उनके लिए बात की जाए बट इस पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, उन्होंने स्लोगन्स की बात की और डिफरेंट चीज़ों की और बात की। उससे हम भी करते हैं कि कभी औरत मार्च में कुछ ऐसे स्लोगन्स सामने आते हैं या कुछ ख़वातीन का अंदाज़ अच्छा नहीं होता, सो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, बट टोटल पाबंदी लगाने का मुतालबा ये समझ से बाहर है। सर, इस पर अपना कमेंट ऐड करें, फिर हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हमें मेरे ख्याल में चलते हैं सीधे ही उनकी तरफ। मुनीब कादर हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ जो ज्यूरिस्ट हैं इरफान कादर उनके साहबजादे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं क्योंकि आपने कमेंट दे दिया। मेरे ख्याल में मैं तकरीबन वैसे ही कमेंट्स मेरे भी होंगे कि मार्च पे पाबंदी लगाने का कोई तुक नहीं समझ में आता। उसकी वजह यह है कि अगर ख़वातीन अपने राइट्स के हवाले से कोई डिमांड्स करती हैं तो वो राइट्स के हवाले से डिमांड करना बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर एतराज़ है तो उसके ऊपर वाकई अगर हम देखें तो वो उसमें कभी कभी नारे ऐसे लगाए जाते हैं, उन्होंने जो हाथ में प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं उनसे सबको इख्तलाफ है। मेरे ख्याल में मोस्टली ख़वातीन भी उससे डिसअग्री करती हैं, बट टोटल पाबंदी लगाना ये मेरी ज़ाती राय है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बट एनीवेज हमारे साथ मुनीब कादर हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुनीब एंड वेलकम टू आवर शो। मुनीब, आप बीइंग अ मेल और इस तरह से लाइक कोऑर्डिनेटर भी हैं औरत मार्च के, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, ये बताइएगा आप इस तमाम तर मामले पर आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह से नूरुल हक कादरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा, पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, और आपका क्या कमेंट है जिस तरह से मैंने और रऊफ साहब ने अपना कमेंट ऐड किया? जी, तो सबसे पहले मैं थोड़ा ना तारुफ कर दूं कि मेरा औरत मार्च के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, ना मैं पर्सनली जानता हूं उनके ऑर्गेनाइजर्स को, लेकिन बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं बहुत यानी कि एक हार्ड लाइन बिलीफ रखता हूं कि विमेन शुड टेल विमेन स्टोरीज। तो उस वजह से मैंने हमेशा एक मॉरल सपोर्ट जिसको कहते हैं या वोकल सपोर्ट कहते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमेशा दिया है औरत मार्च मूवमेंट को, और अभी भी दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के ऊपर बैठकर। जो इसके ऊपर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की है नूरुल हक कादरी साहब ने, मेरे ख्याल से कि हमारा जो आइन है, अगर आप आर्टिकल 16 देखें तो राइट टू पीसफुल असेंबली का हक हर किसी को मैसर है, हर किसी को हमारा आइन हक देता है। बल्कि इसके ऊपर तो एक लैंडमार्क जजमेंट भी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2020 के अंदर। तो अगर आप कहते हो कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ही गलत है, ये बुनियादी तौर पे गलत है, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बन जाता है एक तरह से देखा जाए। आप इसके ऊपर यानी कि क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते उस जजमेंट के ऊपर कि जी औरत मार्च को क्यों होने दिया जा रहा है। ये तो लीगली परमिटेड भी है। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं औरत मार्च की, उन्होंने दे हैव नेवर चैलेंज द रेट ऑफ द स्टेट। मुझे ज्यादा परेशानी तब होती है और मैं तब ज्यादा वरी करता हूं जब इस तरह की तंजीमें या कल अदम तंजीमें दन दनाती भी फिर रही होती हैं, जिस तरह अक्टूबर में हम लोगों ने देखा, जो कि रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करती हैं। उनके ऊपर बिल्कुल सेक्शन 144 लगना चाहिए, उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन एक 8 मार्च
365 दिन है साल में, उसमें से एक दिन आलमी दिन औरतों को दिया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया भर में होता है। एंड वुमेन कम आउट और वो इस तरह की कहानियां और एक्सपीरियंसेस और तजर्बे शेयर करती हैं अपने, जो कि सुनने वाला भी हैरान हो जाता है। क्योंकि हम ना एक बबल में रह रहे हैं, हमने एक अपने लिए एक कंफर्टेबल सी दुनिया बनाई हुई है जिसमें हमने खुद से झूठ बोला हुआ है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर सब बहुत अच्छा चल रहा होता, मैं पिछले एक साल में कितनी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गई है मैं अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकता। आप नूर मुकद्दम केस देख लें, आप ये बल्कि देख लें कंदील बलोच का जो मर्डरर है, ही इज आउट एंड अबाउट। ये सब चीजें देखकर खवातीन को कॉज फॉर कंसर्न होता है और जरूर होना भी चाहिए। मैं नसीम बीबी का मुझे भी केस याद है जो 2021 के अंदर हुआ, और यानी कि उसका छोटा सा बच्चा जो कि भी 2 साल का भी नहीं था, उसको कोई उठा गया, उसको मार गया और औरत के साथ जिनसी ज्यादती की गई। तो गरीब से गरीब औरत, वहां से शुरू करते हुए नूर मुकद्दम जो एलीट क्लास को बिलोंग करती थी, सवाल ये पैदा होता है क्या हमारी खवातीन सेफ हैं? तो जो वो कहानियां हमें बता रही हैं, ऑफ कोर्स उस पर एम्बेरसमेंट होती है, जो उन्होंने प्लेकार्ड पकड़े होते हैं उस पर एम्बेरसमेंट होती है, पर एम्बेरसमेंट की जो बेसिस है, जो वजह है, वो है कि जब हमारे ऊपर हमारा एक समाज का आईना हम पे रिफ्लेक्ट बैक करता है कि हम क्या बन चुके हैं, हम माशरे के तौर पे क्या बन चुके हैं, वो प्लेकार्ड हम लोगों को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि ये बन चुके हो आप। तो शर्मिंदगी अगर होनी चाहिए तो हम सबको होनी चाहिए, मी इंक्लूडेड, कि हम व्हाई हैव वी फेल्ड एंड व्हाई हैव वी फेल्ड आवर वुमेन एंड व्हाई डू वी वांट टू साइलेंस देम इवन फर्दर। ठीक है मुनीब ये बताइए कि एक तो बात ये हो गई कि जो आपने मसाइल बताए हैं वो मसाइल रोज़ पेश आने वाले हैं, तो इस हवाले जी। से तो रोज़ के लिए कोशिश होनी चाहिए। 8 मार्च एक सिंबॉलिक डे बन गया जिस दिन, मतलब मुझे पहले बिल्कुल। पता है कि ये औरत मार्च तो भी हालिया चीज़ है, कुछ बरसों से शुरू हुई है। उससे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे हमेशा मनाया जाता था, कोई एतराज़ भी नहीं होता था। अब ये जो प्ले कार्ड्स जैसे मतलब लेके खड़े होते हैं जिनके ऊपर नारे लिखे हुए हैं, वो नारों पे चूँकि मगरब की ख़वातीन के उनके तर्जमे करके जिस तरह से बॉडी पार्ट्स के हवाले से बात हो जाती है, वो थोड़ी सी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अच्छा। तो उस हवाले से फरमाइए कि अगर उसके बगैर हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना एक दिन नहीं, रोज़ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनके बिल्कुल। मसले के ऊपर अच्छा, रोज़ बात होनी चाहिए। इसका ये बड़ी दिलचस्प बात आपने शेयर की। देखें, बहुत चीज़ों में मगरब की दुनिया जौन सी हमसे इंस्पायर्ड है। आप लैंग्वेज ही देख लें, उनके काफ़ी सारे वर्ड्स, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है तो वो कॉमन है विद अस। हम तू कहते हैं उर्दू में तुमको, वो भी तू कहते हैं फ्रेंच में। तो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हम भी लेते हैं। अब आप ये देख लें, हम एक टीवी प्रोग्राम पे बैठे हैं, इतने साल पहले लाइव टीवी शोज हुआ ही नहीं करते थे, और अब देखें इतने आराम से स्काइप के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इस वक्त मौजूदा पैनल है हमारे सामने, जो मेरे सामने एंकर हैं, इसके ऊपर यानी कि हमारे साथ सिंह साहब भी हैं जो एक डिफरेंट कम्युनिटी से हैं, और हमारे पास एक खातून एंकर भी हैं और वो इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। अब किसी के ऊपर जबरदस्ती करना, कुछ मुसल्लत करना कि जी मुनीब आपने ये कोट क्यों पहना हुआ है, या सिंह साहब जी आपने ये टर्बन पहनी की है, या किसी ने जी दुपट्टा क्यों पहना, या दुपट्टा क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों पहना हुआ है, अगर हम फोर्स करना शुरू कर दें तो वहां मेरे ख्याल से एक तनाज़ा आ जाता है, एक वहां एक इख्तलाफात आ जाते हैं। इस वक्त हम सारे वी आर वेरी डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जो हम 4 लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की सेंस है। तो वो जब प्लेकार्ड ये पकड़ती हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग शॉक हो जाते हैं, जिस तरह जी कह दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पर मैं ये मानता हूँ कि हमें बहुत यानी अपने बच्चों से शुरू करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जिस तरह मेरे भांजा है, मेरी भांजी है, मैं उनको बताता हूं कि आपको पता है ये चीज इनअप्रोप्रिएट है, तो अगर कोई एडल्ट आपके साथ इस तरह से बात करने की कोशिश करे और आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, आपने वहीं के वहीं उसको अवॉइड करना है और आकर मुझे बताना है, एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्लास हो गया, बहुत सारे इस तरह के एक्सेस होते हैं जिसकी वजह से कोई वल्नरेबल होता है, और वहां हमने क्या करना होता है, एज ए सोसाइटी हमने अपलिफ्ट करना होता है वल्नरेबल को। और खवातीन बिल्कुल वल्नरेबल हैं, यानी कि ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2021 की, तो कि पाकिस्तान रैंक्स 153rd आउट ऑफ 156 कंट्रीज। तो ऐसा क्यों है? हम लोगों को बजाय कि हम डिनाइल में जाएं, हमें थोड़ा एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा इधर एक बात करना चाहता हूं कि भारत अंदर इस वक्त हम लोगों को नजर आए हिजाब बैन लगा दिए। मैं कहता हूं किसी की कैसे जरूरत हो सकती है कहने की कि एक औरत हिजाब नहीं पहन सकती?
किसी की कैसे जरूरत हो सकती है कि वो एक औरत को बताए कि तुम घर से बाहर निकल नहीं सकती, तुम स्कूल में नहीं जा सकती, तुम तालीम नहीं हासिल कर सकती। मैं फुटेज देख रहा हूँ कर्नाटका की, उधर गेट पे जो फीमेल टीचर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप अपना हिजाब उतारो फिर ही आपको एंट्री मिलेगी, और उनको उतारना पड़ रहा है। तो उसी तरह से हम अगर पाकिस्तान के अंदर भी क्या कहना शुरू कर दें कि तुम अगर औरत हो तो हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम स्कूल में नहीं आ सकती, तुमने स्वेटर क्यों पहना हुआ है, कोट क्यों पहना हुआ है, तुम्हारा दुपट्टा इस तरह से क्यों है, उस तरह से क्यों नहीं है, हर किस्म की इम्पोजिशन गलत है। देखें, थोड़े बहुत सोशल नॉर्म्स हर सोसाइटी के होते हैं, हम लोग ठीक को है। और हमारी खवातीन को पक्का पता है कि क्या पहनना है क्या नहीं बिल्कुल पहनना। ठीक है, आप बात मैं जब कर रहे बाहर हैं निकलता मुनीब, हूं मैं भी सड़कों आपकी पे, बात से अग्री करती हूँ, बट अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हरमीत का भी हम सवाल लेंगे, हमारे साथ आप शो में साथ ही रहते मौजूद रहिएगा रहेंगे। हमारे। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। औरत मार्च पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मुनीब कादर हमें शो में ज्वाइन किए हुए हैं। अब हम रुख करेंगे हरमीत आप कोई सवाल करना चाहेंगे मुनीब से? जी बिल्कुल, मुनीब साहब, अगर हम देखें औरत मार्च में मैं भी शिरकत करता हूँ, बहुत सारे ख्वातीन से मेरा भी जब मैं पूछता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो हमने जो बैनर्स देखे, क्योंकि बैनर ही कंट्रोवर्शियल बनते हैं और फिर मीडिया में उसी पर ही बातचीत चलती है, तो उसमें बहुत सारी ख्वातीन ऐसी होती हैं। मुनीब साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी आवाज़ पहुँच? हाँ ठीक है मुनीब, आप साथ ही रहिएगा। हरमीत का सवाल मैं आप तक कन्वे कर देती हूँ। हरमीत, आप अपना क्वेश्चन पूरा कीजिएगा। अच्छा, जी 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 जी, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी ख्वातीन जो ऑर्गेनाइजर भी होती हैं वो कुछ बैनर से इख्तिलाफ बहुत ज़्यादा करती हैं, और यही बैनर जो है ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं औरत मार्च को। आप नहीं समझते कि इस किस्म के बैनर जो है कुछ नहीं होने चाहिए? और दूसरी बात, अगर औरत मार्च पे पाबंदी आयद हो जाती हुकूमत की जानिब से, तो क्या रद्द-ए-अमल आपके सामने जो औरत ख्वातीन की जानिब से आ सकता है बैनुल-अक़वामी सतह पर और मुल्की सतह पर? जी, मैंने आपके सवाल सुन लिए हैं और बड़े अच्छे सवाल आते हैं। एक तो जो स्लोगन्स और बैनर्स की क्योंकि बात चल ही रही थी, और अभी ये भी बात चली थी कि ये जी वेस्टर्न स्लोगन्स उठाकर ट्रांसलेट कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल माय बॉडी माय चॉइस, आई बिलीव इट स्टार्टेड इन द वेस्ट। पर इधर भी जो मैं आपको बात बता था कि ये जो हम लोग इस वक्त टीवी पर बैठे हुए हैं, स्काइप पे बैठे हुए हैं, ये भी वेस्टर्न इजादात हैं, ये वेस्टर्न इन्वेंशंस हैं, एंड वी हैव एडेप्टेड इट, हमने इसको अडेप्ट कर लिया है टू अ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें एडेप्टेशन में कोई गलत बात नहीं है। अब हम एक टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सेंसिबिलिटीज, सो ऑफ कोर्स अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वो कह रही है माय बॉडी माय चॉइस, परहैप्स वहां कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जब पाकिस्तान के अंदर कह रही है वहां बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। जिस तरह के जब जिनसी ज्यादती की जाती है तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी से उसके जो हुकूक हैं, जिस्मानी हुकूक, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है योर पर्सन, आप उसके पर्सन के साथ इंटरफेयर कर रहे हो, उसकी बॉडीली इंटेग्रिटी के अंदर आप इंट्रूड कर रहे हो, ये कहते हैं ना अंग्रेजी जुबान में। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर कोई ये कहे कि आई टेक ओनरशिप ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई चॉइसेस एंड माई बॉडी। अच्छा, फिर कहा जाता है कि ये क्यों नहीं कह देते कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मेरा ये तो मेरी मर्जी, जिस्म का वर्ड क्यों यूज करते हो? जिस्म को जो हमने इतना गंदा समझा हुआ है, हमारा आउटवर्ड, हमारा एक्सटीरियर पर्सन जो हम दुनिया को प्रेजेंट करते हैं वो ये है, ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, और मेरे पास मेरे खुद के ऊपर इख्तियारात ही नहीं। तो जब आप कहते हो ना कि मेरा सबसे पहले तो शुरू होता है विद माय बॉडी एंड देन ऑफ कोर्स मेरी सोच, मेरी जिंदगी, माय फेट, उसके ऊपर जितना एक इंसान कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है वो मेरा हक है, और वो हक तो मुझे मेरे आइन ने भी दिया है। अब देखें, पाकिस्तान का जब ये मुल्क बना था, मैं आपको बताऊं, मेरी जो नानी थी बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, वो उस डेलीगेशन में थी जब यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप पाकिस्तान को मिल रही थी, और वैसी कितनी फ्रीडम फाइटर खवातीन थी उस वक्त की जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने इसलिए नहीं ये तहरीक चलाई थी, उन्होंने इसलिए उस वक्त एक्टिविज्म नहीं की थी कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जिधर सिर्फ मर्द दन तनाकर सड़कों पर फिरें, और जब खवातीन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बाहर निकलना चाहें, अपने हुकूक मांगे, तो उनको हम कहते हैं कि नहीं, तुम लॉकअप हो जाओ क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। तो जब बाहर खतरा होता है, आप चिड़िया घर के अंदर भेड़िए को डालते हो, आप इंसानों को नहीं डालते।
تو अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, मुतालबात कर रहा है, हाँ उसमें से कुछ स्लोगन्स हो सकते हैं, वो मुतनाज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर किसी को डिसएग्रीमेंट हो सकती है, और बिल्कुल अपनी डिसएग्रीमेंट वॉइस करें, लेकिन जब तक कोई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तब तक डायलॉग हो सकता है, टू वे डायलॉग। लेकिन ये कि आप कह दो कि एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए, ये तहरीक ही नहीं चल सकती, तो ये तो फिर बहुत बदनामी का बायस है, और पॉजिटिव इमेज बिल्कुल ठीक हो इंटरनेशनल इमेज फिर पाकिस्तान की क्या जाएगी। तो इंटरनेशनल इमेज ये जाएगी कि जब हम कहते हैं कि वहां मुस्कान बीबी को हक है भारत के अंदर कि वो हिजाब पहने, आपको पता है वहां भारत के अंदर जो ट्रोल्स हैं वो मुस्कान की तस्वीरें निकालने के, देखो इज्जत तो हिजाब नहीं पहना हुआ, और मुस्कान भी यही आगे से कह रही है कि मेरी मर्जी मैंने कब हिजाब पहना है, मेरी मर्जी मैंने कब जीन पहनी और स्वेटर पहना है। तो यही चीज अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर इसका एहतराम कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट practicing what we preach। तो उससे क्या होगा, मेरे मुल्क की जो शान है वो दुनिया भर में बढ़ेगी, और मैं तो ये देखना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान should become a power to reckon with, and वो सिर्फ तब होगा when we start respecting rights of our own women, of our own minorities। Let's start practicing what we preach and let's gain legitimacy। बहुत Thank you, खूबसूरत मुनीब, आपने बहुत बात की, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया, मैसेज दिया, thank you बहुत very much। शुक्रिया मुनीब, हमारे साथ शुरू थे। बिल्कुल ठीक बात। बहुत मैं भी यहाँ पर शुक्रिया। यही बात करना चाहूंगी कि जिन स्लोगन से एतराज़ है या जिस अंदाज में कुछ खवातीन बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाती हैं या कुछ ऐसी वीडियोस बनाती हैं, इन चीज़ों पर पाबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन टोटल औरत मार्च को बैन करना ये जस्टिफाइड है ही नहीं। हम माजी में देखते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों पर कितनी लाइक क्रिटिसिज्म हुआ कि गाने बहुत जाती थी जाके खवातीन उनके वो नगमों के ऊपर, जैसे उनके रक्स थे, उन्होंने डांस किया, उसके ऊपर बहुत इतराज़ात आते थे कि जी और फिर खवातीन तहरीक इंसाफ ने जलसे करना तो बंद नहीं किए ना। हाँ, सिर्फ ये है कि खवातीन की उस तरह के जेस्चर जो हैं जो या एक्शन है उनके ऊपर उन्होंने कमी कर दी। तो यहाँ पे भी ये है कि कमी हो जाए, क्योंकि जो हिजाब है उसके साथ भी खवातीन शरीक हुई हैं, और बहुत सी, जैसे समीर राइल काजी ने कहा कि मतलब आपस में बैठ के हम अपने इख्तलाफात को दूर कर सकते हैं, लेकिन औरत का दिन जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहर कायद का रुख करेंगे, जहां पर जराइम की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है, और अगर देखा जाए तो शहरियों से लूट मार की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब कोई शहरी रेजिस्टेंस करता है तो उसको ऑन स्पॉट मार दिया जाता है। ये वाले वाक़यात भी बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरीज़ हम रोज़ाना ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें सिंध हुकूमत और इसके साथ साथ अगर हम देखें सिंध पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। अभी चंद दिन पहले भी हमने देखा जहाँ पे एक नौजवान जो है उसको गोली मार दी गई, जब उसकी वालदा वगैरह को बाहर घर से लूटने की कोशिश की गई, और जो मारने वाला है वो ख़ुद पुलिस का एहलकार निकला। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ पे खुद पुलिस के एहलकार मुलव्वस पाए जाते हैं ऐसे वाक़यात। बिल्कुल। तो ये शरह ज़ाहिर है बढ़ेगी जिस वक्त डीमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, फिर जो बड़ी तेज़ी से जो आईजीज़ हैं उनकी तब्दीली होती है, जो नीचे पुलिस अफसरान हैं उनकी तब्दीली होती है। तो हरमीत का भी बहुत अरसा रहा है ताल्लुक़ कराची में, मैं भी रहा हूँ वहाँ पे। पहले ये होता था कि मोबाइल की हद तक होता था, मोबाइल छीन लिया आपका, आपसे पैसे आपके निकाल लिए, लेकिन अब जो मोटर बाइक छीनने के वाक़यात हैं वो भी मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे। बिल्कुल। इसी तरह गाड़ियों के वाक़यात जो हैं, गाड़ियाँ छीन ली जाती हैं। आजकल तो मुझे ऐसे लगता है जब चोर चोरी करने आता है या जिस तरह से रास्ते में वारदातें हो जाती हैं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आपका लेता, क्योंकि उससे लोकेशन ट्रेस हो जाती है। चोर बहुत समझदार हो गए हैं, वो गाड़ियाँ चोरी करते हैं, बाइक्स चोरी करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे, फ़ोन अब कम ही चोरी होते हैं। बट एनीवेज उस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमें ज्वाइन करें। बिलाल, ये बताइएगा, ये जो हम हालिया इजाफा देख रहे हैं इसकी वजह क्या बताई जाती है, क्या आपको नजर आ रही है? जी देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम सबसे बड़ा मसला रहा है और अभी भी यही मसला है। मैं आपको बताऊं कि जनवरी के महीने में रवां साल के तकरीबन 10 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद इस तमाम तर वाक़यात में जख्मी हुए। इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से बड़ी हिकमत अमली बनाई गई, लेकिन कोई अहम किरदार इसमें अदा नहीं हो सका कि इन वारदातों की शरह में कमी आ सके। जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया और उसमें जो एडिशनल आईजी कराची हैं वो तब्दील किए गए। अब गुलाम नबी मेमन की जानिब से चार्ज कुछ दिनों कबल
संभाला गया। संभालने के बाद ये देखने को मिला है कि मुख्तलिफ पुलिसिंग के हवाले से चीजें की गई हैं। उसके अलावा चीजों को मुरतब किया गया है कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग को कैसे रोका जाए। उसके अलावा तफ्तीश के हवाले से भी बड़ा एक सवाल उठता था कि मुल्जिमान गिरफ्तार होते थे, गिरफ्तार होने के बाद कुछ दिनों बाद ही जेल से रिहा हो जाते थे। लेकिन अब एडिशनल आईजी कराची की जानिब से एक बड़ा इकदाम ये किया गया है कि अब जजा और सजा के हवाले से तफ्तीशी अफसरान को नवाजा जाएगा। जो भी नाकिस तफ्तीश करेगा, मुल्जिमान को फेवर देगा, उसके खिलाफ सजा भी दी जाएगी। और इसके अलावा जो बेहतर कारकर्दगी करेगा उसको तमाम तर मामला के हवाले से जो असनाद हैं वो भी दी जाएंगे। उसके अलावा जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदात भी हो रही है। आज सुबह की ही बात है कि नॉर्थ नाजाबाद के इलाके में नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई और एक सहाफी को जो है वो कत्ल किया गया है। इस तमाम तर मामले पर पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आया है कि इस वाक़े में जो मुल्जिमान हैं वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और एक शहरी को लूट रहे थे कि सहाफी की जानिब से उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिस पर मुल्जिमान सवार थे, जिस पर मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई और अतर मतीन सहाफी जो हैं वो जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब वो जांबर नहीं हो सके। इस हवाले से पुलिस का ये मौक़िफ़ आया है कि डकैती मज़ाहमत पर यह वाक़या पेश आया। इससे कबल रोजाना की बुनियाद पर जो बैंक से रकम लेकर शहरी निकल रहे हैं उनको भी लूटा जा रहा है। तो एक बहुत सारे फॉल्स हैं कराची पुलिस में। बिलाल जी हरमीत जी बिलाल, आज का ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है। अभी कुछ ही देर पहले जो है एक निजी चैनल का ये जो सहाफ़ी था जिसको शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है। लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि पुलिस के या आईजी तब्दील होता है या एडिशनल आईजी आता है तो नए नए अहकामात तो जारी होते हैं, लेकिन अमल दरामद जो है उसी तरह नहीं होता। बहुत सारी बातें भी की जाती हैं, दावे भी किए जाते हैं। इसकी क्या वजूहात है कि नीचे लेवल तक जो लोग हैं वो क्या काम नहीं कर रहे हैं, उनसे काम सही तरीके से लिया नहीं जा रहा है? देखिए, कराची की आबादी करोड़ों में है और पुलिस की अगर तादाद की बात की जाए तो 35,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार कराची में काम कर रहे हैं और ज्यादातर पुलिस एहलकार जो है तमाम मुख्तलिफ ड्यूटीज पर हैं, जिसमें ऑफिस वर्क भी होता है। उसके अलावा दीगर जो VIP सिक्योरिटीज होती हैं उस पर भी उन्हें मामूर कर दिया जाता है। तो अब तकरीबन 35-40 हजार पुलिस एहलकार पूरे कराची को नहीं संभाल सकते। इसके लिए पुलिस को मजीद भर्तियां करनी चाहिए, मजीद पुलिस एहलकार तैनात करने चाहिए। एक थाने में जो कि 10 से 12 किलोमीटर थाने की एक हदूद होती है, उसके अंदर 3 पुलिस मोबाइलें होती हैं और इसके अलावा एक SHO की मोबाइल होती है, 4 पुलिस मोबाइलें कैसे 12 से 15 किलोमीटर के एरिए को संभाल सकेंगे। तो बहुत सारे फौज हैं जिस पर पुलिस को भी काम करना चाहिए। उसके अलावा सिंध हुकूमत को भी इस तमाम तर मामले को देखना चाहिए कि इस पर कैसे काम किया जाए। तकरीबन एक थाने में नफरी के हवाले से अगर बात की जाए तो नफरी 60 से 70 अफराद की नफरी होती है, जिसमें डे नाइट मिड के एहलकार तैनात किए जाते हैं। उसके अलावा जो मोबाइल्स पर तैनात किए जाते हैं 4 पुलिस एहलकार एक टाइम पे तैनात होते हैं, 3 शिफ्टों की ड्यूटी होती है। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर पुलिस पर सवाल तो उठा दिए जाते हैं, लेकिन पुलिस को जो तमाम तर चीजें चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये तमाम तर वारदातें होती हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात। ठीक है बिलाल, इसी हवाले से बात करना चाहेंगे अतर मतीन की, जिनको अफसोसनाक खबर उनको हलाक किया गया। बिलाल ने उसका जिक्र भी किया है और सिचुएशन जो हम तक पहुंच रही है वो ये हुई कि कराची में ही एक पॉइंट पर गन पॉइंट पर शहरी से लूट मार की जा रही थी। ये बचाने के लिए वहां पर गए हैं और इन्होंने अपनी गाड़ी से जो मोटरसाइकिल सवार अफराद थे उनको टक्कर मारी और उन्होंने तैश में आकर इन पर गोली बरसाई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जांबर नहीं हो सके। इस हवाले से बिलाल मजीद डिटेल्स और हकाइक शेयर कीजिएगा, प्लस इस वाक़े का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। समा न्यूज से बाय द वे ये वाबस्ता है सहाफी।
जी देखिए, नॉर्थ अहमदाबाद केडी चुरंगी के करीब ये वाकया हुआ है। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसलमान की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में 40 सारा अत्थर मतीन जो है वो शहीद हुए हैं। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर फायरिंग की थी। वाकई के बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी पहुंची है। पुलिस की जानिब से जो है तमाम तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मैं आपको बता चलूं कि ये मकतूल निजी टीवी चैनल में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर काम करते थे और ये यूट्यूब पर भी व्लॉग बनाते थे। कराची डायरी के नाम से इनका व्लॉग था और यहाँ पर मुख्तलिफ कराची के मौजूओं पर बात की जाती थी। इस हवाले से पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि इब्तदाई तौर पर डकैती मज़ाहमत पर जो है शहरी को गोली लगने की इत्तला मिली थी। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। इस हवाले से SSP सेंट्रल की जानिब से बताया गया है कि अत्तर मतीन ने वारदात नाकाम बनाने के लिए अपनी गाड़ी मुलजिमान की मोटरसाइकिल पर टकरा दी थी। मुलजिमान गिरा, गोलियां उनकी जानिब से चलाई गई जिसकी वजह से जो अत्तर मतीन है उनको गोलियां लगी और मुलजिमान ने अपनी मोटरसाइकिल उस मकाम पर छोड़ी है और एक और शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ देर कबल का ये वाकया है। मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका। पुलिस तमाम तर तहकीकात कर रही है। तहकीकात करने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इसका मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन अफसोसनाक वाकया है कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर डकैती मज़ाहमत पर जख्मी शहरी हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां भी की जा रही है। मेरे ख्याल में पुलिस को भी अब चाहिए और हुकूमत सिंध को भी चाहिए कि इन तमाम तर वाकयात की रोकथाम के लिए अब कोई मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल खान, हमें मौजूद थे। अत्तर मतीन का यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, तारिक मतीन साहब के भाई हैं ये। ठीक है, बहुत अफसोसनाक वाकया। और उसको अगर हम देखें तो बाकी कराची के वाकयात के साथ जोड़ा जा सकता है कि जहाँ पे रोज़ की बुनियाद के ऊपर जराइम में इजाफा होता चला जा रहा है और उसमें कोई रोकना मुमकिन नजर नहीं आ रहा पुलिस के लिए किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अगर हम आबी आलूदगी को देखें सो जहां पर माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, आबी आलूदगी भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। हम अक्सर समुद्रों का जिक्र करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों का, बट इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो दरियाओं का पानी भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आलूदा होता चला जा रहा है। इसी हवाले से एक हालिया रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें रावी को, दरियाए रावी को पाकिस्तान का, और अगर हम लाहौर का कह लें या मतलब फहरिस्त में टॉप पर आया है, दुनिया का सबसे आलूदा तरीन दरिया करार दिया गया है। बट एनीवेज, जिस तरह से हम पानी की आलूदगी का जिक्र कर रहे हैं, पानी को ठीक किस तरह से किया जा सकता है, प्योरीफाइड रिसाइकिल किस तरह से किया जा सकता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और एक ऐसा तरीका मुतारिफ करवाया है जिससे पानी को प्योरीफाई किया जा सकता है। अब ये तरीका क्या होगा, इस बारे हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शफीक, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट बॉटनी पंजाब यूनिवर्सिटी, इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो ये जो तरीका आपने मुतारिफ करवाया है, इसकी डिटेल्स बताएं, किस तरह से आप पानी को दोबारा से प्योरीफाई करेंगे? मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड दूंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने ये मौका दिया। हमारे यहाँ वेस्ट वाटर बहुत होता है क्योंकि हमारी फ्रेश वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गंदा पानी है उसको माहौल में वापस साफ़ करके नहीं फेंका जाता। सो उस पानी को साफ़ ना करने की बड़ी वजूहात हैं। ज़्यादा हमारी समाजी और मुआशी वजूहात हैं कि हमारे पास ना तो ज़्यादा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं और अगर हैं तो वो फुली ऑपरेशनल नहीं रह रहे क्योंकि उनकी चलाने की और मेंटेन रखने की जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई। सो हमने इस चैलेंज को सामने रखते हुए ये एक सेटअप बनाने की कोशिश की जिसमें ज़्यादातर हमारे पास लोकल प्लांट्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, कुछ स्पेशल खुदबीनी जानदार हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल बेडिंग मटेरियल्स हैं। हम उनको जब एक असेंबलेज की बायोफिज़िकल सिस्टम की शक्ल देते हैं तो इसमें से किसी भी तरह का गंदा पानी जो है वो जब गुजारा जाता है तो उसको हम इस हद तक साफ़ कर सकते हैं कि इसे दोबारा फसलों को इरीगेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि फसलों को इरीगेट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। अब जब इतने बड़े पैमाने के ऊपर फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी जा रहा है उसके बारे में अभी आप ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो इतने बड़े पैमाने पे बना पाएंगे या मतलब बनाया है, उसको कामयाब तरीके पे देखा है, क्योंकि वो अनट्रीटेड जा रहा है
اور اسی طرح سے گھروں کا جو پانی ہے وہ بھی انٹریٹڈ جا رہا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کیا اتنے بڑے پیمانے پہ کر پائیں گے؟ یہ یقیناً اہم ہے کہ ہر جو ایک یونٹ ہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہو، اسمال ہو، میڈیم ہو یا لارج ہو، یا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، پھر اسی طرح ایک رہائشی گھر ہو یا گھروں کا ایک پورا بلاک ہو یا ایک رہائشی سوسائٹی ہو، وہاں سے گندا پانی تو جنریٹ ہوتا ہے۔ اس سسٹم کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہم سورس لیول پہ، یعنی جہاں سے آلودگی ایک خاص ایگلومیریٹ آف ریزیڈینشیل ایریا یا انڈسٹریل ایریا اس میں سے نکلے گی، اس کو ہم وہیں پہ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور گندے پانی کو بجائے اس کے کہ کمبائنڈ سینٹرل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اوپر لایا جائے اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کاسٹ بڑھائی جائے، تو یہاں پہ ہم اگر سورس لیول پہ کرتے ہیں تو دیٹ کین ایکچولی ڈیلیور مور۔ سو میرے خیال میں پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے تحت یہ زیادہ اڈیپٹیبل ہے۔ اس میں جو مین پروسیس اس میں بایو ریمیڈیشن کا ہے، اور اس میں دنیا میں بھی اور اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ سو ہم نے بھی اس کو پاکستان میں کوشش کی ہے کہ ایک سرٹن سیٹ اپ میں شروع کیا جائے اور ایک سرٹن خاص ریزیڈینشیل یا ایجوکیشنل یا انڈسٹریل جو ایگلومیریٹ ہے ان میں سے نکلنے والے گندے پانی کو صاف کیا جائے۔ اچھا، ابھی تو آپ نے اس کا ٹرائل کیا اور جو کہ کامیاب رہا، اس حوالے سے آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا تاکہ اس کو بہتر بڑے سیٹ اپ پر لایا جا سکے، اور جس طرح ہم راوی کا ذکر کر رہے ہیں، جس طرح سے اور بہت سی یہاں پر جگہیں ہیں، پانی کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکے، پیوریفائی کیا جا سکے، بڑے سیٹ اپ میں لانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، لاہور کا، کیونکہ ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے اور مینلی ہم نے پروٹوٹائپ ادھر ہی بنایا، تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں جیسے واسا ہے، واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ہے، ان سے ہم رابطے میں ہیں۔ ان کے ساتھ پہلے ہمارا واسا فیصل آباد کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا، اس کے تحت ہم اکٹھا کام کر رہے تھے۔ ابھی ہم ریسنٹلی لاہور واسا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ہمارا جو یونیورسٹی میں انسٹال پروٹوٹائپ ہے اس کو وزٹ آیا، ان سے ہماری ڈسکشنز بھی ہوئیں۔ اب آگے ہم سائٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ لاہور میں اپلائیڈ اسکیل پہ پہلی جگہ کہاں لگایا جائے۔ ٹھیک ہے جی جی حرمیت۔ اچھا سر، اگر ہم دیکھیں تو پانی کی جو قلت ہے وہ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے، شہروں میں تو بھی پانی کی اگر حالت دیکھیں تو، اور آنے والے جو رپورٹس ہیں وہ بھی تو چونکا دینے والی ہیں۔ ایسے میں جو آپ لوگ یہ نئی پلاننگ لے کے آئے ہو تو یہ کتنی کامیاب ہو سکتی، کتنی بچت ہو سکتی ہے؟ پانی کی جو مقدار ہے کتنی بچت ہو سکتی ہے شہریوں کو، ملک کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ڈیٹیل میں۔ جی ضرور۔ عام طور پہ دنیا میں پانی کو صاف کرنے کے کچھ مالی اندازے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ سورسز کہتے ہیں کہ $5 جو لگ جاتے ہیں کوئی 10 سے 20 گیلن پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اور کچھ اندازے اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی گندا کتنا ہے اور اس کو آپ نے صاف کس حد تک کرنا ہے۔ سو اس کے مطابق کاسٹ ویری کرتی ہے۔ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 90 سے 95% جو ٹپیکل ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے اس سے کم قیمت میں یہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کو چلایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اور اس صورت میں اس کی عام طور پہ جو ٹریٹمنٹ کاسٹ ہے وہ فار ایگزامپل اس میں بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ 200 گیلن پانی جو ہے وہ تقریباً ورتھ $5 کے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹریٹ سے مراد ہے کہ ہم اس میں آلودگی کا لیول اس حد تک لا سکتے ہیں کہ اگر ہم واپس اسے ماحول میں کسی فریش واٹر باڈی میں یا کسی ایگریکلچر فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آلودگی کی شرح جو ہے یا آلودگی کا لیول وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ پاکستان کے ماحولیاتی جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو میٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں پینے کے لیے بوٹل واٹر استعمال کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ہماری نجات ہو جائے گی؟ اتنے مہنگے لیول کے اوپر ہمیں وہ خریدنا پڑتے ہیں۔ ایکچولی وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ پانی گندا کتنا ہے اور پھر ہم اس کو صاف کتنا کرنا چاہتے ہیں۔ پانی کے عام طور پہ صاف کرنے کے مختلف سٹیجز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پری ٹریٹمنٹ ہے، پرائمری ٹریٹمنٹ ہے، سیکنڈری ہے، ٹرشری ہے، اور ٹرشری کے بعد پھر ایڈوانس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ یہ جو پانی ہے اس میں عام طور پہ جو پینے کے لیے پانی ہوتا ہے اس میں ہارڈلی کوئی تھوڑے بہت ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو اسے پینے کے لیے ناقابل نہیں بنا رہے ہوتے۔ پھر اسے ہم جب یہ فلٹریشن سسٹم سے گزارتے ہیں جیسے ریورس آسموسس ہے تو پھر وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو انڈسٹری سے نکلتا ہے پانی یا گھروں سے نکلتا ہے اس میں آلودگی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے ایسے پانی کے لیے ہی یہ جو سسٹم ہے اس کو جی اس پانی کو ہم پینے کے قابل نہیں بنا پا سکتے کیونکہ اس کے لیے ہم جی کاشت کے لیے وہ کم از کم استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی دوسری طرف یہ کہ کیونکہ یہ پانی کا ایک نیچرل سائیکل ہے، اس نے بالآخر گھوم کے مین اپنے ریزروائر میں جانا ہوتا ہے،
سو جب گندا پانی ہم یعنی گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، فریش واٹر باڈی سے پانی لیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد گندے میں کنورٹ کرتے ہیں اور واپس ماحول میں پھینکتے ہیں. اب جب وہ واپس آتا ہے تو وہ ریسیونگ باڈی کو آلودہ کرتا ہے. ہم اس اپروچ کے ذریعے یہ دو ایشوز جو ہیں ایڈریس کر رہے ہیں. ایک یہ کہ گندا پانی واپس جب ماحول میں جائے تو وہ ریسیونگ فریش واٹر باڈی کو پولیوٹ لیس کرے اس حد تک کہ وہ اپنی پراپرٹیز مینٹین رکھے. سیکنڈلی کہ اریگیشن کے لیے یوز ہو جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بڑی خوشائند بات اور بڑا زبردست آپ لوگوں کا یہ سٹیپ، اور اللہ کرے بہت جلد آپ اس کو بڑے سیٹ اپ پر بھی لے آئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شفیق ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، اگر ہم افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو افغانستان میں انسانی بحران دن بدن شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور افغانستان کی آدھی آبادی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھوک اور افلاس کا شکار ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں مینلی اگر ہم ایک وجہ دیکھیں تو امریکہ اور دیگر یورپین ممالک اس وقت افغانستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اس کے علاوہ اور بھی مختلف ریزنز ہیں. پاکستان اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جتنی ممکن ہے افغانیوں کی مدد بھی کر رہا ہے. یہاں سے میڈیسنز بھجوائی جاتی ہیں، یہاں سے خوراک کے بھی کنٹینرز بھجوائے جاتے ہیں. لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد افغان مہاجرین شاید پاکستان کا دوبارہ سے رخ کریں اور پاکستان کو ان مہاجرین کو دوبارہ سے اکوموڈیٹ کرنا پڑے. سچویشن کو ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت تجزیہ کار ڈاکٹر محمد سلیم ہمیں شو میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو. سب سے پہلے تو یہی بات کہ انسانی بحران جو دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے افغانستان میں، اس کے مختلف ریزنز ہیں. ایک مین ریزن تو یہ ہے امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز مدد نہیں کر رہے افغانیوں کی. سو آپ کو کیا لگتا ہے مختلف اور وجوہات کیا ہیں اور اصل ذمہ دار کون ہے اس تمام تر سچویشن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ بات کریں کہ who is the chief responsible for all the chaos and humanitarian crisis in افغانستان، تو اس کے لیے سنگل لائن سنگل ورڈ ہے، دیٹ از امریکہ. بیکاز یہ ایک پورا سوورن اسٹیٹ تھی، ادھر ان کا اپنا سسٹم آف گورننس تھا. امریکہ نے آ کے یونیلیٹرلی وائلیٹنگ آل دا انٹرنیشنل لاز اس کے اوپر اسالٹ کیا ہے اور ادھر لاکھوں لوگوں کو مار دیا. اور ابھی بھی مار دیا لاکھوں لوگ زیادہ ہیں. Yes. What non-America is doing over there ٹھیک ہے کہ پہلے اس نے پورا زور لگایا ہے 20 سال with the mightiest power of the world. یہ ادھر آیا نیٹو کے ساتھ، انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے ساتھ زور لگایا. جب یہ امریکنز کو نہیں مار سکے تو ابھی یہ بھوک سے مارنا چاہتے ہیں، اور یہ بھوک سے اور یہ سارے کے سارے انفیئر مینز ہیں. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، اگر افغانی تب بچ گئے، رشینز کے ٹائم بچ گئے یا برٹنز کے ٹائم بچ گئے، تو وہ اب بھی بچ جائیں گے. وہ کس طرح بچیں گے؟ وہ اقبال کی اس بات کے مصداق بچیں گے، افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ. وہ بچیں گے. اور ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو بحران ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں بھائی. پاکستان حصہ بقدر جسہ کر رہا ہے. یہ پاکستان سے جتنی گندم ہے، میڈیسنز ہے، پاکستان تو اپنی طبیعت کے خلاف کچھ سیکیورٹی جو پاکستان کے کنسرنز ہیں ان کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے یہ جو 50,000 جو ٹن گندم ہے یہ انڈیا سے وایا پاکستان وہ بھیجنے کی بھی بات کر دی ہے پاکستان نے. لیکن اس کے اندر ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ کرمنل رول پلے کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ڈالرز تھے جو ان کے وہاں پہ رکے ہوئے تھے، اب اس کا 50% تقریباً کہا جا رہا ہے 3.5 بلین کہ وہ تو افغانستان کو دے دیے جائیں گے. لیکن 3.5 جو ہے وہ 9/11 کے لوگ جو ہیں وکٹمز ان کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی پاکستان نے بھی کافی اعتراض کیا ہے، دنیا بھی اعتراض کر رہی ہے کہ وہ ملنے چاہیے پورے کے پورے افغانستان کو. اس کے علاوہ امداد کی بات ہو رہی ہے، لیکن امداد پھر امریکہ کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے اور یورپ کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے. دیکھیں روگ صاحب، یہ جو 11 بلین ڈالرز ہے نا، یہ افغانستان کا پیسہ ہے، یہ افغانیوں کا پیسہ ہے. یہ ان کی ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر انہوں نے کدھر کس مد میں کتنے پیسے لگانے. امریکہ اس میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدھے پیسے ہیں نا، یہ ان میں سے آدھے پیسے ہم نے جو افیکٹیز ہیں 9/11 کے ان کو دینے، اور آدھے پیسے ہم افغانستان میں لگائیں گے عوام افغانستان کے اوپر. بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ بتائیں، اگر 9/11 کے افیکٹیو ہوئے ہیں، کوئی 3,000 ادھر کو لوگ مرے ہیں، تو ادھر جو لاکھوں بندہ مر گیا ہے
اس کی بلڈ منی کس نے دینی, اس کی کمپنسیشن کس نے دینی ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ باقی کا آدھا جو پیسہ ہے وہ خود آ کے لگائیں گے, یہ خود پیسہ نہیں لگاتے. یہ جو جیسے یو ایس ایڈ کے ذریعے پیسہ آتا ہے نا, مختلف این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں, مختلف آئی این جی اوز کو پیسے دیتے ہیں, تو اس سے چھیڑخانی ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے. اور یہ ابھی وہی دوبارہ افغانستان کے اندر کرنے جا رہے ہیں. بھئی افغانیوں کا پیسہ ہے نا, تو جو اسٹیٹ آف افغانستان ہے, جو اب ان کی جو حکومت ہے وچ از رولڈ بائی طالبان, آپ ان کو پیسے دیں, وہ اپنے لوگوں پہ وہ ہیلتھ پہ لگاتے ہیں, ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں اندازہ ہے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں, لوگوں کے آنے کا چانس ہے, اور پھر وہ باڑ جو لگائی جا رہی ہے, ظاہر ہے مطلب وہ رکاوٹ تو ایک ڈالنی ہے ہم نے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ نہ آئے وہاں پہ ہمارے پاکستان میں, بلکہ ان کو افغانستان کے اندر ہی بسایا جائے. دیکھیں یہ بہت بڑا پاکستان کے سرکلز کے اندر بھی بہت بڑا فیئر تھا کہ افغان رشین وار کے بعد جیسے آئے تھے, اتنا بڑا انفلکس آیا تھا, 4 ملین لوگ آئے تھے کم و بیش, تو اب بھی دوبارہ آئیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے جو انٹیلیجنس سرکل ہے, ان کا بہت بڑا اسٹریٹجک موو ہے کہ وہ چیز رک گئی ادھر, اور اب بھی پاکستان رکے ہوئے ہے. تو اگر رکی نہ مزید جو ہیومینیٹیرین کرائسس ابھی جون جولائی کے اندر ادھر پیدا ہونے جا رہا ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئیں. اور یہ جو باڑ ہے, تو یہ کہتا ہوں باڑ کی جہاں تک بات ہے, یہ محبت کی باڑ ہے. جیسے گھر کے اندر فیملی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے نا, آپ وہ دیواریں کر لیتے ہیں کہ آپ دنگا فساد سے بچیں. یہ دنگا فساد سے اور ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس بیٹھے ہیں جو ہندوستان سے پیسے پکڑتے ہیں, ان سے روکنے کے لیے, ویجیلنس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باڑ ہے. اور اس کے جو ہے اثرات آ رہے ہیں, ادھر وہ اسمگلنگ بھی رکی ہے, ٹیررزم کے اوپر بھی قابو ہے. بالکل ٹھیک. اور ان تمام تر سچویشن میں ہمارے اداروں کا بہت زیادہ اہم کردار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد سلیم ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. تو ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. السلام علیکم دعا جی. بریک کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 16 رجب ہے اور شعبان کی آمد ہے, اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوگا. آج جمعۃ المبارک بھی ہے, اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے مرغوب حمدانی صاحب کو. معروف نعت خواں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاضری پیش کرتے رہتے ہیں. آج ہم بھی ان کے توسط سے اپنی حاضری پیش کریں گے. مرغوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبردست سر, بہت مہربانی آپ کی. آج جمعۃ المبارک ہے, بے شک, اور اس حوالے سے ہم نے کہا کہ پھر ذرا ایک حاضری پیش ہو جائے. ذرا آمد بھی ہے شعبان کے مہینے میں, تو اور ذرا بڑھ جاتا ہے, عبادات بھی بڑھ جاتی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہو جائے گا. مطلب تو سر آج کہاں سے شروع کریں گے؟ مطلب یہ شعبان تو اگلا مہینہ ہونا نا جی, یہ تو رجب ہے. یہ معراج شریف کا, وہ شب برات کا نا, یہ معراج شریف کا مہینہ نا جی. تو اس میں میرا خواہش ہے کہ میں معراج شریف کا ہی کلام پیش کروں نا. ٹھیک ہے جی. پبلک ٹی وی والوں کا شکریہ بہت, مجھے ایسے اچھے موقع پر یاد کیا. بہت مبارک, بڑا مبارک دن ہے یہ جی آج کا, جسے سید الایام کہا جاتا ہے, وہ دن ہے آج جی. بالکل. تو معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا آوت ہے, لولاک کا صحرا سر سوہت, وہ احمد پیارا آوت ہے. مازاغ کا کجلا نین بھرے, وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے, ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے, ہے میم کا گھونگھٹ سحر تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا آوت ہے. ماشاءاللہ. یاسین کی چمک ہے داتن میں, طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن پہ, والفجر کا جلوہ گالن پہ, وہ رب کا سنوارا آوت ہے. معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی, ایک راج دلارا آوت ہے. حوروں نے کہا
جب بسم اللہ حوروں نے کہا جب بسم اللہ غلمان نے پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ما شاء اللہ خود رب نے کہا ما شاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے خود رب نے کہا ما شاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی اکراج دلارا آوت ہے. ماشاءاللہ 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 زبردست. سر یہ بتائیے کہ شعبان کے حوالے سے ہاں جی تو مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر آگے رمضان ہے، تو شعبان میں جب رجب کے بعد آئے گا یا ابھی ان دنوں میں جو ہے شعبان کی آمد کے لیے، تو اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، مطلب پھر اور کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بڑی فضیلتیں ہیں نا جی اس مہینے کی بھی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص انعامات ہیں ہمارے لیے. جی جی جی. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. یہ سب کچھ چیزیں سب انعامات ہماری بخشش کے لیے، ہمارے درجات بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو مہینہ ایک سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رحمتوں برکتوں آتا ہے. اب کیا سنائیے گا؟ اور ایک اردو کا ایسے کلام سناتے ہیں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم دیکھیں ڈبے کی شکل اور ڈرم جیسی آواز والا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس کو کاہون کہا جاتا ہے. کاہون ٹھیک ہے. ویسے مجھے لگ رہا تھا کاہون ہے بٹ کوئکلی تھوڑا سا بول لیں کاہون. سو نارملی یہ بجایا جاتا ہے ہاتھوں کی مدد سے، پاؤں کی مدد سے اور سٹکس کے ساتھ. کیسے بجایا جاتا ہے یہ ابھی ہم ڈیمو بھی دیکھیں گے. بٹ آج کل جو ینگسٹرز ہیں وہ اس کو بجانے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں. اور ایسے ہی ایک نوجوان جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، شازیب جیکسن، انہوں نے بھی یہ آلہ بجانے میں مہارت حاصل کر رکھی ہے. بڑا ذوق سے یہ بجاتے ہیں. کیسے بجاتے ہیں سو ابھی ہم چل کر دیکھتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آرٹسٹ شازیب جیکسن اور اویس ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں ہمارے شو میں آئے. سو یہ بتائیے گا تھوڑا سا انسٹرومنٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کیا یہ مشکل ہے اس کو لائک بجانا ود ہاتھوں پاؤں اینڈ سٹکس آلسو؟ کہ اس کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے.
लगती चाय की बेटी जैसी है पारी। जी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा है डिफिकल्ट है ज़रूर, क्योंकि एक सिंगल पीस इंस्ट्रूमेंट है, दोनों हाथ हैं, फिर आपका पाँव का भी इसमें यूज़ है, दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है इस वजह से, क्योंकि कब आपने बेस देनी है, कब आपने स्नेयर देनी है, अच्छा कौन सी बीट पे कितनी बेस आएगी, कितनी स्नेयर आएगी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये कि जब आप थोड़ा सा एक दो स्टेप्स सीख लें, मतलब 10% 20% आपका हाथ सीधा हो जाए, फिर आगे आपके अपने माइंड का होता है कि आप किस तरह उसको जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से आप इसको प्ले करने का शोबा रखते हैं। अब जिस तरह मेरा स्टाइल है, बेसिकली ये स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है, तो लोग जो हैं इसको ज़रा स्पेनिश स्टाइल में, और वो आपने देखा होगा ज़रा जो बैले डांस टाइप होता है उस टाइप के भी यूज़ होता है, उस काम के लिए भी मतलब ज़्यादा लोग प्ले करते हैं। लेकिन मेरा एक डिफरेंट स्टाइल है बेसिकली। अब बड़े सारे लोग इस इंस्ट्रूमेंट को आजकल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल बहुत इन है। पाजी फिर तो मैं सोचता हूँ कि ये हाथ पाँव और ये दोनों की खड़खड़ाहट जो है हम सुनना चाह रहे हैं भाई। जी जी सर ज़रूर। क्या है भाई? सुना 4x4 दे डब। पाँव का इस्तेमाल किस तरह, क्योंकि जब आप हाथों को भी हरकत देते हैं तो फिर पाँव को किस तरह उसका इस्तेमाल थोड़ा सा वो भी सर बेसिकली असल में पाँव का इसमें इस्तेमाल जो है वो आप कह लें कि अगर आप एक्स्ट्रा वेरिएशन डालना चाहते हैं ना, पाँव तब इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जो लोग प्ले कर रहे हैं वो सिंपल हाथों से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब पाँव बेसिकली इसकी बेस का जो है ना, बेस की जो ट्यून है उसको लो हाई करता है, जो उसकी ट्यून होती है। हाँ जी, अब ये देखिए अभी ये बेस आ रही है, अब अगर मैं पाँव यहाँ रख के जाऊंगा, अच्छा सुनने डिफरेंस है। और फायदा और भी है क्या, जिधर जाए सीट ना मिले तो बैठ भी जाए। सबसे बड़ा फायदा है मैं सीट अपनी साथ लेके चलता हूं। साथ में हम कुछ सुनना भी चाहते हैं। अवैस भी दोनों की जोड़ी जो है साथ रहती है। जी रोमा बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच शाहज़ेब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत डिफरेंट किस्म का इसका स्टाइल है, लेकिन मज़ा आया देख के भी और सुन के भी। सो इसी के साथ ही व्यूअर्स का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।